हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आपके लिए हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका लास्ट सेशन है। अब तक मैंने आपको 18 चैप्टर के एमसीक्यू सेशंस प्रोवाइड किए हैं। दैट इज 15 चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 एंड 4 चैप्टर्स ऑफ क्लास 11। क्लास 11 के 3 चैप्टर्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 का लास्ट चैप्टर, दैट इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। क्योंकि एमएचटी सीईटी एग्जाम में 11th स्टैंडर्ड के 4 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 6, 13, 14, 15। नर्सिंग सीईटी एग्जाम में 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस नहीं आता है, तो ये चैप्टर सिर्फ फार्मेसी सीईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। एंड आई होप आपको हमारे इन एमसीक्यू सेशन सीरीज से कुछ तो फायदा मिला होगा। ठीक है, तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटेज है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में से काफी ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 5 to 6 मार्क्स का वेटेज हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम हर बार करते हैं वैसे ही मैं इस बार भी बोलूंगी कि क्वेश्चंस जैसे ही आपको दिखेगा वीडियो को पॉज करो, आंसर पहले अपने नोटबुक में लिखो, उसके बाद वीडियो खत्म होने के बाद आपको कमेंट करना है कि आज के सेशन में आपको टोटल कितने करेक्ट एमसीक्यूज आए और कितने रॉन्ग एमसीक्यूज। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले करती हूँ मैं, ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। किडनी स्टोन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। अब देखो, किडनी वाला चैप्टर है तो मैं एक चीज आपको पहले ही बता देती हूँ कि किडनी को हम मेडिकली क्या बोलते हैं? रीनल ऑर्गन। किडनी को मेडिकली हम रीनल ऑर्गन बोलते हैं। तो जहां पर भी आपको रीनल वर्ड दिखाई देगा समझ जाना कि हम किडनी स्टोन्स, किडनी मतलब रीनल स्टोन्स, रीनल कैलिकुलाई ऐसे बात कर रहे हैं। ओके, तो किडनी स्टोन्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो सैंड पार्टिकल्स की वजह से किडनी स्टोन होता है क्या? नहीं। कोलेस्ट्रॉल की वजह से किडनी स्टोन होता है क्या? नहीं। किडनी स्टोन्स कब होते हैं? जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सैलेट स्टोन्स ये डिपॉजिट हो जाते हैं। ब्लैडर में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल वैल्यू ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज। अभी देखो, वैसे तो हमारी बॉडी में जो अमोनिया है, ये अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक माना जाता है। तो हमारा लिवर क्या करता है, वो इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और फिर हम ये यूरिया अपनी बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देते हैं। अभी 1 ग्राम यूरिया डिसॉल्व करने के लिए हमारी बॉडी को 50 ml वाटर चाहिए रहता है। ठीक है, और 1 ग्राम अमोनिया डिसॉल्व करने के लिए हमारी बॉडी को 500 ml वाटर चाहिए रहता है। अब हम जल परी तो है नहीं कि अपनी बॉडी में इतना पानी है। हम ह्यूमंस हैं, हम लैंड पे रहते हैं, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, जिनकी बॉडी में बहुत कम पानी होता है, तो उनकी बॉडी में क्या होता है? अमोनिया लिवर में जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बर्ड्स या कैमल, उनके पास तो पानी होता ही नहीं है, तो यूरिक एसिड डिसॉल्व करने के लिए यू नीड ओनली 10 ml ऑफ वाटर। तो यूरिया अगर हमारे किडनी में है या हमारे ब्लड में है, तो नॉर्मल यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना बोला गया है? नॉर्मली हमारे ब्लड में 0.01 to 0.03% अगर यूरिया रहेगा तो इट इज नॉट अ रिस्की सिचुएशन। लेकिन अगर 0.05% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया यूरिया का, तो फिर किडनी में झोल हो सकता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज यूरेमिया। सो नॉर्मल वैल्यू ऑफ यूरिया इज 0.01 to 0.03%, और 0.03% के ऊपर अगर गया तो यूरेमिया कंडीशन हो सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वेट प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स इज अ वाटरी फ्लूइड विच कंटेन्स। अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज मैं बता दूं, स्वेट ग्लैंड के लिए मेडिकली एक दूसरा टर्म है, तो हम बोलते हैं सुडोरीफेरस ग्लैंड। तो सुडोरीफेरस ग्लैंड्स में से जो स्वेट निकलता है, जो पसीना निकलता है, उस पसीने में क्या क्या होता है? नमक होता है। ओ चप चप, अपना पसीना तो सबने टेस्ट करके देखा होगा, समर सीजन ऑलरेडी चालू हो गया है। तो हमारे पसीने में सॉल्ट होता है, हमारे पसीने में पानी होता है, हमारे पसीने में वॉलेटाइल गैसेस हो सकते हैं, हमारे पसीने में और क्या क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, हमारे पसीने में लैक्टिक एसिड होता है, खट्टा। हमारे पसीने में यूरिया भी होता है, भले ही कम अमाउंट, बट इट इज प्रेजेंट। तो अवर स्वेट कंटेन्स ऑल ऑफ दीज। ये आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 15 के लास्ट टॉपिक में दिया है ना। तो अवर स्वेट कंटेन्स वाटर, सॉल्ट, लैक्टिक एसिड एंड यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड एज डैश। रेगुलेशन करना मतलब कंट्रोल करना, कब हमारी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा होना चाहिए, कब हमारी बॉडी में सॉल्ट कम होना चाहिए।
सॉल्ट का अगर हमको कंट्रोल करना है तो रास मैकेनिज्म यूज करते हैं, वाटर अगर हमको कंट्रोल करना है तो एडीएच मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो इन दोनों हार्मोन सिस्टम की मदद से जब हम अपने बॉडी का वाटर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मीन, ऑस्मोसिस मीन सॉल्ट एंड वाटर का डिफ्यूजन। तो यहाँ पे हम ऑस्मोरेगुलेशन करके क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी का सॉल्ट और वाटर का कंडीशन बैलेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज रिमूव्ड फ्रॉम फिल्ट्रेट एट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। हमारा जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के डिसेंडिंग लिम्ब से हम क्या रिमूव करते हैं, ये देखो, ये अपना दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, कप जैसा स्ट्रक्चर है, ये अपना पीसीटी है, ये अपना लूप ऑफ हेनली है। अभी इसमें से जो लूप नीचे की तरफ जा रहा है इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, जो लूप ऊपर की तरफ जा रहा है इसको बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। ये अपना डीसीटी है और ये अपना कलेक्टिंग डक्ट है। तो डिसेंडिंग लिम्ब के पास क्या एलिमिनेट होता है, व्हाट इज एक्सक्रीटेड आउट, व्हाट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, व्हाट इज कमिंग आउट फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब क्या अंदर और क्या बाहर कर सकता है, इट इज परमिएबल टू ओनली वन थिंग। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, देखो और आंसर चेक करो और नीचे कमेंट करो। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डैश। तो अभी हमारा यूरिन का कलर किस पे डिपेंड करता है, देखो जो चीजें हम खाते हैं वही चीज हमारी किडनी फिल्टर करती है और उसमें से जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो चीज हमारी किडनी में से एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन हमारे जो डेड आरबीसीज है, ये डेड रेड ब्लड सेल्स लिवर के पास जाते हैं, लिवर इसमें से हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन करता है और जब आपका हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है तो दो चीजें बनती हैं, हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा था। बिलीरुबिन बनता है, बिलीवर्डिन बनता है, जिसकी वजह से हमारे पॉटी का, हमारे यूरिन का कलर डिसाइड होता है, प्लस और एक पिगमेंट बनता है दैट इज यूरोक्रोम पिगमेंट। ये यूरोक्रोम पिगमेंट यूरिन से एलिमिनेट होता है और इस पिगमेंट की वजह से हमारी यूरिन का नॉर्मल कलर येलो होता है। ये देखो, नॉर्मल यूरिन इज पेल येलो एंड दिस कलर इज ड्यू टू द पिगमेंट यूरोक्रोम। ये यूरोक्रोम पिगमेंट हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन की वजह से बना। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज अबाउट डैश। ओके, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, इधर देखो, यहाँ पे आपको आंसर दिख गया है बट मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा जो अफरेंट आर्टेरियोल है, ये अफरेंट आर्टेरियोल का ब्लड प्रेशर, मतलब इसका डायामीटर मोटा है तो यहाँ से ब्लड स्लोली स्लोली अंदर आता है, लेकिन जैसे ही ये ब्लड वेसल अंदर जाती है इसका डायमीटर पतला हो जाता है। अभी आप इमेजिन करो, आप अपने घर पे पानी का पाइप लगा के पानी भर रहे हो, पानी जब आपने नल से कनेक्ट किया तो पानी स्लोली स्लोली आ रहा है, और अगर मैं पाइप को ऐसे दबा दूं, अगर मैं पाइप का डायमीटर अचानक से छोटा कर दूं तो पानी छुस करके एकदम हाई प्रेशर में जाएगा। तो आपका जब पाइप आप कनेक्ट करते हो तो पानी स्लोली स्लोली आता है, जैसे ही आप पाइप के ऊपर प्रेशर लगाते हो तो ये पानी एकदम छुस करके इसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस प्रेशर को बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना दिया गया है हमको, 55 मिलीमीटर मर्क्यूरी। आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वैल्यू भी पता होना चाहिए, आपको कैप्सुलर प्रेशर का भी वैल्यू पता होना चाहिए और ऑस्मोटिक प्रेशर का भी वैल्यू पता होना चाहिए। ये डायग्राम इन शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, juxtaglomerular cells of the kidney secrete dash hormone। juxtaglomerular cells कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, juxtaglomerular cells हमारे डीसीटी का जो ट्यूब होता है, ये अपना डिस्टल कॉन्वोलेटेड वाला ब्लड वेसल है, ओके, और यहाँ पे अपना अफरेंट आर्टेरियोल है। तो juxtaglomerular ट्यूब के पास जो सेल्स होते हैं और अफरेंट आर्टेरियोल के पास जो सेल्स होते हैं, ये अपना अफरेंट आर्टेरियोल वाला सेल्स है, ये डीसीटी है, दिस इज अफरेंट आर्टेरियोल। तो यहाँ पे जो आपका JGA अपैरेटस बनता है, juxtaglomerular apparatus, ये juxtaglomerular apparatus क्या करते हैं, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, whenever blood supply decreases, जब भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो हमारे जो JGA सेल्स हैं, juxtaglomerular apparatus के जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, रेनिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। रेनिन हार्मोन लिवर में जाके एंजियोटेंसिनोजेन बनाता है, एंजियोटेंसिनोजेन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, फिर लंग्स की मदद से एंजियोटेंसिन 2 बनता है और फिर वापस ही हमारे एड्रिनल ग्लैंड में आता है। तो जब भी हमारा ब्लड प्रेशर लो होगा,
हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के सेल्स क्या सेक्रेट करेंगे, रेनिन हार्मोन सेक्रेट करेंगे। ध्यान से देखो, ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर में हमने एक रेनिन एंजाइम के बारे में पढ़ा था। दिस इज रेनिन एंजाइम, इसमें एक एन एक्स्ट्रा है। और जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस से जो हार्मोन बनता है वो हार्मोन का स्पेलिंग में एक एन कम है। ये हार्मोन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। और ये जो एंजाइम हमने पढ़ा है, ये एंजाइम छोटे बच्चों में होता है मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए। ये दो अलग अलग एंजाइम है। दिस रेनिन एंजाइम इज डिफरेंट एंड दिस रेनिन हार्मोन इज डिफरेंट, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, ये देखो, किडनी से रेनिन हार्मोन बनता है। ये रेनिन हार्मोन लिवर के पास जाके एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 1 लंग्स के एंजाइम्स को लेकर एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। सो दिस इज द एक्टिव हार्मोन। ये हमारे किडनी के एड्रेनल ग्लैंड में जाके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। द किडनी प्रोड्यूसेस डैश फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अब आपको यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है, आपको ऑलरेडी यहाँ पे हिंट दी हुई है। आरबीसी मतलब क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स। और एरिथ्रोसाइट्स के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। हमने बहुत बार ये वर्ड पढ़ा है, ल्यूकोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस। पोइसिस वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे किडनी में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, कैल्सिट्रायोल विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन भी विटामिन डी से रिलेटेड है। यूरिया, ये तो यूरिन बनाने में हेल्प करेगा, इट इज एलिमिनेटिंग वेस्ट। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज कनेक्टेड टू एरिथ्रोसाइट्स एंड दिस हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which out of the following is not a function of human kidney? अब इसमें से बताओ कौन सा फंक्शन किडनी का फंक्शन। सॉल्ट और वाटर का बैलेंस करना इज किडनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एडजस्टमेंट ऑफ सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड, आयरन कॉन्सेंट्रेशन, ये सब किडनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, दैट इज पीएच ऑफ द बॉडी, क्या ये किडनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यस, क्योंकि पीएच मेंटेन करना है ना, सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस। तो बेस मतलब सॉल्ट, सॉल्ट और वाटर दोनों आ गया पीएच में। रेगुलेशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्ट एंड वाटर, ऑस्मो रेगुलेशन, ये भी किडनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, किडनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है। डाइजेशन मतलब अब्जॉर्प्शन करने का काम स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक का होता है। तो यहाँ पे किडनी का कोई भी रोल नहीं आएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, दिस इज द ऑड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक बार मैं आपको लास्ट टाइम, मुझे पता है आपको बहुत बोर होता है ये पार्ट देखने के लिए और आप लोग फटाफट स्किप कर देते हो, बट ट्रस्ट मी, हर बार कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको अभी तक पता ही नहीं है कि हमारा ऐप है और हमारे ऐप पे हमने फ्री मॉक टेस्ट दिया है। फ्री मॉक टेस्ट में हमने आपको 200 एमसीक्यूज दिए हैं और ये 200 एमसीक्यूज में से क्या पता कितने एमसीक्यूज आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि मॉक टेस्ट कैसे देना है। 0 रुपीज, आपको 1 रुपए में भी, मतलब 1 रुपए भी नहीं भरना है और आपको ये फ्री मॉक टेस्ट देने मिलेगा। बस आपको ऐप इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है और ये 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करके फ्री मटेरियल चेक करना है। फ्री मटेरियल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको टेस्ट फोल्डर में जाके मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो बहुत सुपर डुपर डिस्काउंट सीरीज चल रही है। आप हमारा मॉक टेस्ट का कोर्स परचेस करके, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपने मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस और ज्यादा कर सकते हो। मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव करने के लिए जो एमसीक्यू आपका गलत आएगा उस एमसीक्यू को लिखो और उससे रिलेटेड टॉपिक टेक्स्ट बुक से पढ़ो। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा और आपका सीईटी एग्जाम उतना अच्छा जाएगा। ओके, क्योंकि देखो हमारा जो मॉक टेस्ट है उसमें हमने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए हैं जो सीईटी एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही लिए जाते हैं। और अगर कोर्स परचेस करते वक्त कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका सीईटी एग्जाम खत्म होने के बाद जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा, जो भी काउंसलिंग डिटेल्स होंगी, वो सारी की सारी फ्री वीडियोस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आएंगी, ज्ञान लैब ट्यूटोरियल पे। तो आप लोगों को ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। जिसको जिसको फ्री काउंसलिंग वीडियो चाहिए, इंजीनियरिंग एडमिशन, नर्सिंग एडमिशन, फार्मेसी कॉलेज एडमिशन, कट ऑफ, टॉप कॉलेज, फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आएगी। तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर आउट ऑफ द फॉलोइंग। अभी इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। आपको अलग अलग टाइप का एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म दिया है, कौन से एनिमल से कौन सा वेस्ट निकलता है वो पता होना चाहिए।
देखो फ्रॉग का जो लार्वे होता है वो पानी में रहता है, तो इनके पास बहुत सारा पानी है, इसीलिए ये आराम से अमोनिया एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया एलिमिनेट करने के लिए 500 ml पानी चाहिए। तो दिस इज करेक्ट, अमोनोटेलिज्म इज करेक्ट। हमको रॉन्ग पेयर फाइंड आउट करना। ओके, यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन मैमल्स। मैमल्स मतलब ह्यूमंस। अभी हमारी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो हमको यूरिक एसिड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूरिक एसिड अपने लिए कहीं ना कहीं डेंजरस है। यूरिक एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट होकर आर्थराइटिस देता है, गाउटी आर्थराइटिस। तो ह्यूमंस की बॉडी से यूरिक एसिड नहीं निकलता है, यूरिया निकलता है। तो यूरिकोटेलिज्म ह्यूमंस में देखने नहीं मिलता है। ओके, सो दिस इज द रॉन्ग पेयर। बाकी भी देख लो। ग्वानोटेलिज्म का अगर हम एग्जांपल देखें तो स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस जो होते हैं ये ग्वानाइन एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को ग्वानोटेलिक बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और यूरियोटेलिज्म, यूरिया, यूरिया कौन सा एनिमल एलिमिनेट करता है, ये देखो, मैमल्स, शार्क, फ्रॉग्स, ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, ये देखो, फ्रॉग वगैरह ये सब यूरिया एलिमिनेट करते हैं। और मैमल्स भी कहाँ पे आता है, मैमल्स ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ यूरिया, और यहाँ पे मैमल्स यूरिक एसिड में दिया, तो ओनली ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। फिर से मैच द कॉलम, ज्यादा करके मैच द कॉलम और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यहाँ, तो देखो ध्यान से। प्रोटोनेफ्रीडिया, अभी यहाँ पे हमको अलग अलग टाइप के एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स दिए। प्रोटोनेफ्रीडिया, पीपी, प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लैट वर्म्स में देखने मिलते। ये देखो, ये अपना फ्लैट वर्म है प्रोटोनेफ्रीडिया, दिस इज प्लैटीहेल्मिन्थस, और इसके पास फ्लेम सेल्स है, तो दिस इज प्रोटोनेफ्रीडिया। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। मेटानेफ्रीडिया हमको अर्थवर्म में देखने मिलता है, दिस इज अवर अर्थवर्म, और ये अपना मेटानेफ्रीडिया, ये अपना अर्थवर्म है, तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ग्रीन ग्लैंड्स इज प्रेजेंट इन क्रस्टेशियंस, क्या ये करेक्ट है, ये देखो, ग्रीन ग्लैंड्स किसके पास प्रेजेंट होती है, क्रस्टेशियंस हैव ग्रीन ग्लैंड्स एज देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन स्पॉन्जेस के पास माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं। माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किसके पास प्रेजेंट होते हैं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट यानी कॉकरोच के पास प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट कंटेन्स माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, स्पॉन्जेस डू नॉट हैव एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो यहाँ पे आंसर इंसेक्ट आना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ अ नेफ्रॉन विच ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। कौन सा पार्ट कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है, देखो, ये अपना बोमेंस कैप्सूल बना रही हूं मैं इधर पे। ओके, दिस इज पीसीटी, दिस इज लूप ऑफ हेनली, दिस इज डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट है, तो दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज डीसीटी। तो कौन सा पार्ट कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है, यस, डीसीटी वाला पार्ट। सी, विच पार्ट्स ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ये अपना डीसीटी है, और ये डीसीटी कहाँ ओपन हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में हो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्वानाइन मेटाबॉलिज्म आर एक्सक्रीटेड बाय। कौन से एनिमल्स हैं जो ग्वानाइन एक्सक्रीट करते हैं, हमने क्या क्या देखा, स्कॉर्पियन देखा, स्पाइडर देखा, और क्या आएगा, देखो, पिजन बर्ड है, तो ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेगा, स्नेक यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेगा, क्योंकि ये भी रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है, फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करेगा, तो बचा कौन, पेंगुइन, penguins also excrete guanine, so penguins are known as guanotelic animals. Next question, which of the following statement in regard to excretion by human kidney is correct? Okay, kidney के functions के बारे में बता। Descending limb of loop of Henle is impermeable to water, ये गलत है। loop of Henle का जो descending limb है it is only permeable to water, और ये जो ascending limb है इट इज ओनली परमिएबल टू सॉल्ट। यहाँ पे वाटर नहीं आ सकता, यहाँ पे सॉल्ट नहीं आ सकता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमको क्या बोला है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने बोला है। ओके, नेक्स्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इनकेपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया। ये जो डीसीटी है, यहाँ पे रुको, हाँ ये देखो, ये जो अपना डीसीटी वाला रीजन है, दिस डीसीटी रीजन, ये यूरिया एब्जॉर्ब कर सकता है, इट इज एबल टू रीअब्जॉर्ब यूरिया, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इनकेपेबल ऑफ, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या बोला है, इनकेपेबल बोला है ना,
यहाँ पे बोला है कि इट कैन नॉट एब्जॉर्ब, इनकेपेबल बोला, इट कैन नॉट रीअब्जॉर्ब यूरिया, जबकि इधर हमको दिया है कि इट कैन रीअब्जॉर्ब यूरिया। नेक्स्ट, नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये देखो, हमारा जब हम सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन करते हैं तो पीसीटी वाले रीजन में 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब हो जाता है, पीसीटी और डीसीटी में। ओनली ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज इम्परमिएबल टू सॉल्ट, ये भी गलत है। असेंडिंग लिम्ब में सिर्फ सॉल्ट परमिएबल है, वाटर इज नॉट परमिएबल। यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट आ जा सकता है और यहाँ पे बोला है सॉल्ट नहीं आ सकता, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो ओनली ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेट फिल्ट्रेशन रेट ऑफ द ग्लोमेरुलर किडनी इज, अभी इसका मैंने आपको बोला था फॉर्मूला याद करना है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है 55 मिलीमीटर मर्क्यूरी माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर प्रेशर। ये देखो इधर कहाँ गया, हाँ ये देखो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 55, ऑस्मोटिक प्रेशर 30, कैप्सुलर प्रेशर 15, तो 55 माइनस 45 कितना बचा 10। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है 10 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैरेक्टरिस्टिक दैट इज शेयर्ड बाय यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया इज डैश। ओके, इन तीनों में क्या कॉमन है? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया में क्या कॉमन है? ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट है, करेक्ट। इन सबको एलिमिनेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए क्या? रॉन्ग। यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए, यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए 10 ml वाटर चाहिए, अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। ओनली अमोनिया रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, दे आर इक्वली टॉक्सिक, नो। यूरिक एसिड बहुत ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, यूरिक एसिड इज कंपैरेटिवली सेफ, यूरिया इज कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन किडनीज, ये हम करेक्ट बोल सकते हैं। तो इसमें से ये देखो, यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया एंड यूरिक एसिड, दीज आर कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक and they require less water, so only option number A is incorrect. They are equally toxic, no. They all need large amount of water, no. They all are produced in kidney, no. हमारा जो यूरिया और यूरिक एसिड है, ये यूरिया और यूरिक एसिड ये लिवर में बनता है, ये देखो दे आर फॉर्म्ड इन लिवर, ऑर्निथिन साइकिल और आइनोसिनिक पाथवे की मदद से ये लिवर में फॉर्म होता है। अमोनिया डायरेक्ट किडनी में बनता है, सो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is correct? Malpighian corpuscle plus glomerulus, इधर देखो, ये मेरा बोमेंस कैप्सूल है, हाँ ये मेरा बोमेंस कैप्सूल है, अरे दिस इज द बोमेंस कैप्सूल, ओके, और ये ग्लोमेरुलस है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल, इन दोनों को साथ में मिला के हम बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्प्यूसल। तो इसमें से आंसर क्या आएगा? माल्फिजियन कॉर्प्यूसल प्लस ग्लोमेरुलस कंस्टिट्यूट्स बोमेंस कैप्सूल, गलत, ये बोमेंस कैप्सूल है। रीनल कॉर्प्यूसल प्लस ग्लोमेरुलस कंस्टिट्यूट माल्फिजियल कॉर्प्यूसल, गलत। बोमेंस कॉर्प्यूसल प्लस माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये भी गलत। ओनली ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये देखो इधर पे डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट दिया है, आपका बोमेंस कैप्सूल और उसके अंदर, बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस है, ये दोनों मिला के हमारा माल्फिजियन बॉडी बनता है। माल्फिजियन बॉडी को हम रीनल कॉर्पसल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। बोमेंस कैप्सूल हेल्प्स इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, करेक्ट। डीसीटी के पास ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है क्या? नो, डीसीटी एब्जॉर्ब्स वाटर, यूरिया, ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी रीजन। हेनली लूप में वाटर यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड होता है, करेक्ट। एंड पीसीटी हेल्प्स इन सॉल्ट एंड पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये देखो डीसीटी में क्या क्या एब्जॉर्ब होगा? सॉल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यूरिया, वाटर। और ग्लूकोज कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? पीसीटी वाले रीजन में। तो योर ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ईच विथ 1 और 2 ब्लैंक्स। ओके, चलो फटाफट देखते हैं। The ascending limb of loop of Henle is impermeable, ascending limb बोला है ना,
ये अपना डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। यहाँ पे सॉल्ट इज अलाउड, वाटर इज नॉट अलाउड, यहाँ पे वाटर इज अलाउड, salt is not allowed. So ascending limb is impermeable to water but it allows transport of salt, या इसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 3 and 4 plays significant role in producing concentrated urine, salt and water. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, salt and water के ऊपर डिपेंड करता है ना, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या रिलीज करते हैं, रेनिन हार्मोन। अब चेक करो कहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट दिया है। चलो, तो फर्स्ट का आंसर आना चाहिए वाटर, तो फर्स्ट का आंसर वाटर है। सेकंड का आंसर आना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, और 5 का आंसर आना चाहिए रेनिन। तो ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। यहाँ पे 3 का लेबल क्या किया है, हेनलीज लूप। 3 लेबल इज सॉल्ट, तो ये गलत, ये पूरा ऑप्शन काट दो। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट, गलत, क्योंकि फर्स्ट का फिल इन द ब्लैंक्स वाटर आना चाहिए, तो ये गलत। यहाँ पे 3 का लेबल किया है हेनलीज लूप, गलत, सॉल्ट आना चाहिए ना, तो ये भी गलत। सो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the given statements regarding human excretory system and select the correct options. Okay, presence of glucose in urea is known as uremia, गलत। अगर हमारे यूरिन में ग्लूकोज है तो उसको हम डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं, यूरेमिया नहीं बोलते हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस। आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढने बोले। डीसीटी सिलेक्टिवली सेक्रेट्स हाइड्रोजन आयंस एंड पोटेशियम आयंस, दिस इज करेक्ट। Juxtaglomerular apparatus is formed by cellular modification in DCT cells. मैंने आपको बोला था ना juxtaglomerular apparatus कैसे बनता है। हमारे DCT के पास जो स्पेशल सेल्स है, ये स्पेशल सेल्स अफरेंट आर्टेरियोल के साथ मिक्स होके, दिस इज DCT, दिस इज अफरेंट आर्टेरियोल, दोनों का मिलके juxtaglomerular apparatus बनता है। तो juxtaglomerular apparatus is formed from DCT cells and from afferent arteriole cells. So this is also correct. ANF can cause vasoconstriction when blood pressure is low to the atria of the heart. देखो, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तब ANF बनता है, जिसके वजह से सोडियम एलिमिनेट होता है। So when blood pressure is high तब ANF बनेगा and ANF will eliminate sodium, जिसके वजह से natriuresis होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट। ये देखो, एएनपी हार्मोन क्या करता है, एक्शन ऑफ एडीएच के वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, और प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो हमारा हार्ट एएनपी सेक्रेट करता है, एएनपी सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है, क्योंकि इधर क्या बोला है कि ब्लड प्रेशर लो होता है तब एएनएफ बनता है, जबकि गलत है। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तब हमारा ANF बनता है। तो यहाँ लो बोला है और एक्चुअली में हाई होना चाहिए। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, juxtaglomerular cells secrete enzyme P when there is fall in Q. अभी ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हो गया है। juxtaglomerular apparatus क्या रिलीज करते हैं, रेनिन हार्मोन रिलीज करते हैं। juxtaglomerular apparatus रिलीज रेनिन। ये रेनिन हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है, juxtaglomerular apparatus रिलीजेस रेनिन, और ये रेनिन हार्मोन कब रिलीज होता है, व्हेन द ब्लड प्रेशर इज लो। तो व्हेन ब्लड प्रेशर इज लो तब हमारा juxtaglomerular apparatus रेनिन रिलीज करता है। ब्लड प्रेशर लो है मतलब क्या, मतलब सॉल्ट कम है, तो आंसर रेनिन आना चाहिए। अब यहाँ पे क्लोराइड के बारे में तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, इसका मतलब जब सॉल्ट कम होता है तब juxtaglomerular apparatus रेनिन हार्मोन सेक्रेट करता है ताकि सॉल्ट रीअब्सॉर्ब हो जाए। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। यस, juxtaglomerular apparatus releases renin when there is low sodium concentration in our blood, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया है। फिर से एक बार याद दिला रही हूँ, हमारे ऐप पे हमने फ्री मटेरियल प्रोवाइड किया है, फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया है। बहुत सारे बच्चे फ्री मॉक टेस्ट का फायदा उठा रहे हैं। प्लीज, एग्जाम के लिए कम टाइम बचा है, फटाफट से ऐप इंस्टॉल करके सब लोग फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। और मॉक टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करना है तो आप और मॉक टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर सकते हो। इट इज रियली हेल्पफुल फॉर ऑल दी CET स्टूडेंट्स, क्योंकि सारे क्वेश्चंस PYQs के हिसाब से सेट किए हैं।
सीईटी एक्झाम मध्ये जसं पेपर येणार तसंच पेपर आमच्या मॉक टेस्ट मध्ये पण आहे. तुम्हाला कोर्स परचेस करताना क्वेरी आली तर तुम्ही ह्या नंबरवर व्हॉट्सअप करून विचारू शकता पेमेंट वगैरह बद्दल. आपका एग्जाम खत्म होने के बाद जो भी एडमिशन प्रोसेस होगा, पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस का डिटेल्स हमारे ज्ञान लैब ट्यूटोरियल चैनल पर आने वाला है. तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. ज्यांना अजून एमसीक्यूज प्रॅक्टिस करायचं आहे ते ह्या प्लेलिस्टला फॉलो करू शकतात. आपको बहुत सारा फ्री सीईटी कंटेंट दिया है. यहाँ पर खत्म होता है हमारा एमसीक्यू सीरीज. हमने आपके लिए स्पेशली लाइव एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है. लाइव एमसीक्यू पोल हम वीडियोस लेते हैं, मतलब लाइव एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. हमने 50 एमसीक्यूज वाला सीरीज कर लिया, लाइव लेक्चर ले लिया. हमने 100 एमसीक्यूज वाला लाइव लेक्चर ले लिया. और आपके सीईटी एग्जाम तक ऐसे बहुत सारे लाइव सेशन्स होने वाले हैं. तर फक्त आणि फक्त तुम्हाला एकच काम करायचं आहे, ह्या चॅनलला शेअर करा, तुमच्या फ्रेंड्सला सांगा चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवायला, आणि तुम्ही पण सबस्क्राईब करून ठेवा. नोटिफिकेशन बेल आयकन ऑन करा, म्हणजे जेव्हा कधी आपलं लाईव्ह लेक्चर होईल तुम्हाला सगळ्यांना नोटिफिकेशन येईल. टाइम खूप कमी आहे आणि अभ्यास खूप जास्त करायचा आहे. एमसीक्यू खूप प्रॅक्टिस करायची आहे. बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं. बाय बाय.